आप लोग को वॉइस मिल रहा है? कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिएगा, पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बता रहे थे। आपको बताया था कि जो लैटिट्यूड है, जिसको आप अक्षांश रेखा कहा जाता है, वो 181 होते हैं। और जो लॉन्गिट्यूड है, जिसे आप देशांतर रेखा कहा जाता है, वो क्या है, 360 है। जो लैटिट्यूड है, इससे क्या है, मौसम के बारे में मालूम की जाती है, क्लाइमेट के बारे में मालूम की जाती है। और जो लॉन्गिट्यूड है, उससे क्या होता है, दिशा यानी डायरेक्शन और टाइम के बारे में मालूम की जाती है। और ये क्या है, एक प्रकार के इमेजनरी लाइन है, जो काल्पनिक रूप से जो भूगोलवेत्ता है उन्होंने अपने हिसाब से इसको ड्रॉ किया गया है। और आपको पता था कि जो ग्रीनविच है, लंदन के बगल में एक जगह है जिसका नाम है ग्रीनविच। ग्रीनविच में से क्या है, जो जीरो दिशांतर रेखा गुजरती है, और उसी समय को क्या है, जो मानक समय या स्टैंडर्ड समय होते हैं, उसी को हम स्टैंडर्ड समय मान के हम चलते हैं। तीसरी बात क्या है, जब क्या है, हम ग्रीनविच से पूर्व की तरफ जाते हैं, ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो हमारे टाइम में क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जैसे ही हम पश्चिम की तरफ जाते हैं, वेस्ट की तरफ जाते हैं, तो टाइम में हम क्या है, डिक्रीज यानी घटाते हैं टाइम को। और भारत और ग्रीनविच के बीच में जो टाइम का जो अंतर है, वो 5.5 घंटा है। ध्यान देगा, प्लस 5.5 घंटा, क्योंकि प्लस इसलिए है कि ये पूर्व दिशा में है। अगर ये पश्चिम दिशा में होता ना, तो माइनस 5.5 घंटा हो जाता। ध्यान देखिए, कभी कभी माइनस प्लस का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत क्या पूर्वी दिशा में है, इसलिए भारत क्या है, प्लस 5.5 घंटे क्या है, आगे है, पूर्वी जगह है। तीसरी बात क्या है कि ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, यानी देशांतर रेखा है, इनमें दो देशांतर रेखाओं के बीच में अगर कोई ट्रेवल करता है, तो उसको 5 मिनट, सॉरी 4 मिनट का अंतर लगता है। 4 मिनट क्या होता है, दो देशांतर रेखाओं के बीच बीच क्या होता है, दूरी को कवर करने में लगता है। ये आप लोगों को बता दिया था। आज हम थोड़ा सा भारत के स्टैंडर्ड टाइम और क्या है, जो लोकल टाइम होता है, उसके बारे में हम लोगों को बात करते हैं। ये देखिए, भारत का मैप आप लोगों को दिख रहा है। आपको बता कि जो इंडिया का जो प्रधान देशांतर रेखा है, वो कितना है, 80 हाफ है, 82 हाफ है। ये कितना, 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा। और इसे ही क्या है, स्टैंडर्ड या प्रधान यमोत्तर लाइन भी कहा जाता है। ये देखिए कहां से गुजरती है, देखो इसको जो नापा गया है, आपको बता था कि जो नैनी है इलाहाबाद का, नैनी या जो मिर्जापुर है, वहां से इसको मापा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये जो देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ये क्या है, 82 हाफ दिसंबर। भारत भैया, हमारे घड़ी में जो टाइम है, वो इसी लाइन पर निर्भर करता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये गुजरात का सबसे पश्चिमी भाग है। गुजरात का क्या है, सबसे पश्चिमी भाग है। और इधर क्या है आपका, जो अरुणाचल प्रदेश का क्या है, लास्ट सीमा है। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश का क्या है, लास्ट सीमा है। इनको अगर घटाएंगे ना, तो लगभग क्या है, 30 डिग्री देशांतर का अंतर आता है। अब लोग घटा के देखिएगा, लगभग 30 डिग्री का अंतर आता है। तो यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है, वो क्या है, 30।
30 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 120 मिनट इक्वल टू 2 आवर्स, 2 घंटे। यानी गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक के जो टाइम में जो डिफरेंसेस है वो 2 घंटे का अंतर है, समझिएगा। यहाँ पे अगर सनराइज अगर सुबह मॉर्निंग 6 बजे हो रहा होगा, तो यहाँ पे जो स्थानीय समय के अनुसार, स्थानीय समय की बात बोल रहा हूँ, स्थानीय समय के अनुसार यहाँ पे 8 बजे क्या होगा, सनराइज होगा। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, पूरे भारत को टाइम को बैलेंस करने के लिए हमने इस लाइन को क्या, हमारे घड़ी का या हमारे जो कामकाज का जो समय है उसी को निर्धारित करने के लिए इसको किया। इस घड़ी के अनुसार क्या है, यहाँ का टाइम भी जो होगा यहाँ का टाइम भी वही होगा, समझेगा। यहाँ का टाइम भी जो होगा यहाँ का टाइम भी वहां होगा, यहाँ का टाइम भी वही होगा। इस लाइन के कारण बोल रहा हूँ। इसलिए क्या होता है, ये हमारा प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है। ये क्या है, हमारे देश का जो प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। ठीक है, स्थानीय जो रेखा होती है या स्थानीय जो टाइम होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग, देशांतर रेखाएं अलग अलग होने के कारण क्या है, उनका समय अलग अलग होगा। लेकिन पूरे भारत में एक कामकाज को सही ढंग से करने के लिए हम लोगों ने क्या है, 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा माना है और सबके घड़ी का टाइम इसी को सेट कर रखा है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में कितने का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है घड़ी का। इसे देखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले क्या है, भारत में सूर्य उगता है, इसलिए इसको क्या है, उगता सूरज का प्रदेश भी कहा जाता है। हाँ जी, सबसे पहले अरुण, अरुण का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, आप लोग जानते हैं। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे अगर मान ले जो देशांतर रेखा है वो 80 पूर्वी देशांतर है, मान लेके चलते हैं, तो यहाँ के टाइम देखिएगा अंतर होगा, यहाँ पे टाइम में क्या अंतर आ जाएगा, यहाँ के टाइम से ठीक है, यहाँ से और यहाँ के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2.5 डिग्री देशांतर हो जाएगा। 2.5 मतलब 2 और आधा हो जाएगा। तो 2 और आधा को अगर क्या है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिनट का अंतर आ जाएगा। कितना मिनट का अंतर आ जाएगा, 10 मिनट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइम में कितना अंतर आ जाएगा, 10 मिनट का अंतर आ जाएगा। इसलिए क्या होगा, जैसे हम पूरब या पश्चिम की तरफ जाते हैं तो टाइम में अंतर आ जाता है, स्थानीय टाइम बदल जाता है, समझ लीजिएगा। लेकिन हमारे जो घड़ी का टाइम क्या है नहीं बदलता, इसलिए नहीं क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड टाइम को क्या है मेंटेन कर रखा है, स्टैंडर्ड टाइम को क्या मेंटेन कर रखा है, इसलिए हमारे घड़ी का टाइम बदलता है। अभी देखिए, ये जो नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य है ना, ये लोग क्या है अलग टाइम जोन बनाने की बात कर रहा है। क्यों बात कर रहा है पहले समझिएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 1 घंटे का अंतर होता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक कम से कम 1 घंटे का अंतर, लगभग 1 घंटे का अंतर होता है। अब देखिएगा, घड़ी में क्या ये वाला टाइम है, यहाँ पे जब 10 बज रहा होगा तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। और यहाँ पे कितना बज रहा होगा, अब बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट देखिएगा, यहाँ पे जब घड़ी में 10 बज रहा होगा, यहाँ पे 9 बज रहा होगा और यहाँ पे 8 बज रहा होगा, इसको समझिए। तो देखिए, यहाँ पे अगर 10 बज रहा होगा तो यहाँ पे 11 बज रहा होगा और यहाँ पे क्या 9 बज रहा होगा। अब बताइएगा, जब इस रेखा के आसपास के लोग जब 10 बजे जॉब में जाएंगे तो यहाँ के लोग को क्या 11 बजे जॉब में जाना पड़ेगा। यहाँ के लोग जब 6 बजे ऑफिस से बंद होगा तो यहाँ 6 बज रहा है, तो यहाँ पे कितना बज जाएगा, 7 बज जाएगा। तो यहाँ पे ऑफिस 7 बज जाएगा, और जानते हैं कि जो 7 बज रहा होगा ठंडे के मौसम में बहुत रात हो जाता है। तो रात होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नहीं बिजली का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बिजली का इस्तेमाल करने से ऑफिस में कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। इसलिए बातचीत चल रहा है कि ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला इनका अलग जोन बना दिया जाए, लेकिन क्या है फिर कामकाज में तो दिक्कत आने लगेंगे, तो इसलिए अलग। तो देखिए, जब क्या होगा, जो 82 हाफ देशांतर में 6 बज रहा होगा शाम को, तो क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश में क्या है 7 बज रहा होगा, और आपके गुजरात में कितने बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा।
तो ये समस्या है, इसलिए इसको ऐसे, इसको अलग जोन बनाने की बात चल रहा है, लेकिन अभी बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है और यहाँ पे उतना बड़े कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह कुछ है नहीं, इसलिए इतना ज्यादा किसी को बल नहीं मिल पा रहा है, तो ये अभी नहीं बन पा रहा। तो समझ लीजिएगा ये अंतर है, और स्थानीय समय और मानक समय में अंतर होता है। स्टैंडर्ड टाइम एंड लोकल टाइम में क्या होता है, हमेशा अंतर होता है। लोकल टाइम उस देशांतर रेखा पर निर्भर करेगा जिस देशांतर में कोई लोग रह रहा है, और स्टैंडर्ड टाइम का मतलब होता है हर देश का लगभग एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। जो देश ज्यादा विस्तारित होता है पूर्व और पश्चिम में, उसमें ज्यादा क्या होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है। जैसे आपको रशिया में बताया था कि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम है क्योंकि वो बहुत ज्यादा विस्तारित है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इसको याद रखिएगा 82, हाफ इसको याद रखिएगा 82 हाफ। और कहाँ से जाती है, नैनी या मिर्जापुर से होकर जाती है। और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे का क्या होता है, समय का अंतर होता है, समझिए। इतने आप लोग याद रखिए। अब दूसरी बात देखिए, देशांतर हमारे यहाँ पे जो अक्षांश रेखा है, देखिएगा ये क्या है आपका, ये जो लाइन आप लोग को दिख रहा है, ये इसको लैटिट्यूड कहा जाता है, या आपको अक्षांश कहा जाता है, लैटिट्यूड या अक्षांश रेखा कहा जाता है भारत का। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्क रेखा। आपको पता कि इस कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य है, 8 राज्य से होकर क्या है, एक कर्क रेखा गुजरती है। एक स्टेट से होकर क्या होता है, ये कर्क रेखा गुजरती है। तो ध्यान रखिएगा ये जो कर्क रेखा है, यहाँ पर क्या होता है, जो 21 मार्च और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, दिन और रात बराबर होता है। दिन रात क्या होता है, बराबर होता है। और यहीं पर 21 जून को क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। इसी पर बता रहा हूं, देखिएगा। और यहीं पर क्या होता है, 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। ये कर्क रेखा की बात बोलो, छोटा दिन होता है। तो चारों कंडीशन आपको बता दिया। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ी दिन होगी, तो 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या है, दिन रात बराबर होंगे, 12-12 घंटे के होंगे। और जो 21 दिसंबर है, 21 दिसंबर है, सबसे छोटी रात होगी। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो दक्षिणी गोलार्ध है, या आपको बताओ कि जो साउथ हेमिस्फेयर है, उसमें इसका अपोजिट होगा, समझिएगा। वहां पे 21 जून को क्या होगा, सबसे छोटा दिन हो जाएगा, और 21 दिसंबर को क्या होगा, बड़ा दिन। क्योंकि हमारा इंडिया क्या है, नॉर्थ ग्लोब में या हेमिस्फीयर में स्थित है, हमारा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, हमारा देश है। इसलिए क्या है, हम कर्क रेखा को मानते हैं, और जो दक्षिणी वाला है उसको अधिकतर मकर रेखा मानते हैं। लेकिन जो विषुवत रेखा होता है, जिसको मेरिडियन लाइन कहते हैं, वहां पे दिन रात बराबर होता है हमेशा। वहां पे क्या होता है, दिन रात क्या होता है, बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, धन्यवाद। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर से इस क्वेश्चन को पूछिएगा। देखिए इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, ये तो टेक्निकल सब्जेक्ट है, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, टेक्निकल चीज है, इसको जरा आप लोग ध्यान दीजिए। आप एक चीज और समझ लीजिएगा यहाँ पे, जिसे आपको मालूम होगा, जिसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहा जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, डेट लाइन कहते हैं। इसको भी जरा समझ लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन, ये होता क्या पहले समझ लीजिएगा। अभी आपको बताया था कि पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम में जाने पर क्या होता है, समय घटता है। तो अगर मान लेते हैं, जो हमारे यहाँ पर पृथ्वी पर जो 80 देशांतर रेखा है, कौन सा देशांतर रेखा है,
180 देशांतर रेखा यानी 180, 180 बोला, ठीक है। 180 जो देशांतर रेखा है उसको क्या है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं, समझिएगा। आपको बता था 360 जो देशांतर रेखा है इसको पार करने में 24 घंटे का टाइम लगता है। तो इसको पार घंटे का करने में कितने घंटे का समय लगेगा, 12 घंटे का समय लगेगा, समझ लीजिएगा। 360 देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, 24 घंटे का समय लगता है। फिर 180 देशांतर रेखा को पार करने में कितना समय लगेगा, 12 घंटे लगेगा। अब समझ लीजिएगा, ठीक है। ये पृथ्वी गोल है, ठीक है, इसको ऐसे मत समझिएगा। मान ले यहां से घूम के फिर अगर यहाँ कोई व्यक्ति इस लाइन पे फिर दोबारा आ जाए, समझ लीजिएगा, यहां से घूम के व्यक्ति अगर यहाँ पे आ जाए तो देखिएगा ये 180 हो गया और ये 180 हो गया, तो कितना हो गया 360, यानी क्या हो जाएगा 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब क्या होगा, एक दिन, एक दिन का अंतर आ जाएगा, एक दिन का क्या हुआ अंतर। अब देखिए यहाँ पे जाने पे क्या होता है, दिन बढ़ रहा है, घंटा क्या है, समय बढ़ता जाता है, और यहाँ पे जाने पर समय घटता जाता है। अब समझिएगा, अगर यहाँ से कोई व्यक्ति जाता है, यानी पूरब से कोई व्यक्ति जाता है पश्चिम की ओर जाता है, देखिए पूरब से क्या है, ये घूम के यहाँ से तो ऐसे पश्चिम की तरफ जाएगा, ये घूम के क्योंकि यहाँ से चलना शुरू किया, तो यहाँ से अगर घूम के कर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे आज कौन सा दिन है, मान लेते आज बृहस्पतिवार है, ठीक है। और यहाँ से घूम के अगर यहाँ जाएंगे तो एक दिन और हो जाएगा, तो यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे आने पर क्या होगा, यहाँ पे दिन घटता है। तो जो व्यक्ति अपना कैलेंडर होगा ना वहां पे एक दिन कम करेगा, डायरी में कम लिखेगा। तो ये लोग यहाँ पे जब आएंगे ना तो शुक्रवार नहीं लिखेंगे, फ्राइडे ना लिखे, वो क्या लिखेंगे, वहां पे बृहस्पतिवार को ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आने पर 24 घंटा लग गया। अगर यहाँ से ऐसे करके अगर यहाँ जाता है तब भी क्या है, 24 घंटे का टाइम लगेगा, 24 घंटे का टाइम यानी एक दिन का टाइम लगेगा। और ये नेगेटिव है तो क्या करेगा, नेगेटिव में क्या होगा और घट जाएगा, तो ये लोग क्या है अपने डायरी में क्या है एक दिन बढ़ा के लिखेगा, और ये लोग क्या होगा डायरी में एक दिन घटा के लिखेगा, ये अंतर है। ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं होता है। अब बोलोगे हम लोगों के लिए होता होगा, नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं होता है। जो लोग इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह करते हैं उनके लिए ये सब होता है। आम आम लोगों के लिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। ये क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होता है, जो बड़े बड़े जल जहाज इधर से उधर होते हैं, तो उनके टाइम में क्या होता है, डिफरेंस करना और मैच करने के लिए ऐसे किया जाता है। आम लोगों के जीवन में ऐसे कुछ होता नहीं है। देखिए ये जो 100 जो देशांतर 180 जो देशांतर रेखा है, ये देखिए क्या होता है, जो प्रशांत महासागर है, जो यहाँ पे क्या है, कौन सा महासागर है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो पैसिफिक ओशन से होकर क्या है, ये गुजरती है प्रशांत महासागर से। तो पूरा जाएंगे तो एक दिन क्या है डायरी में कम कर देंगे, और पश्चिम की तरफ से जाएंगे तो क्या होगा, एक दिन क्या होगा बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या इधर नेगेटिव हो जाता है टाइम और इधर टाइम क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है। तो समझ लीजिएगा इंटरनेशनल डेड लाइन क्या होता है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। और ये कहां से गुजरती है, ये प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन से क्या होता है, ये ड्रॉ होता है, और इसी से होकर क्या होता जाते हैं। और ये क्या होता है, जो इंटरनेशनल ट्रेड वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। नॉर्मल क्या होता है, इसका यूज कहीं नहीं है, समझ लीजिएगा। इसके अतिरिक्त भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लीजिएगा। इससे क्या होता है, आप किसी भी क्षेत्र के टाइम वगैरह को आप जान सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या है दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, और दूसरा जो टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, या कह सकते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अब देखिए कैसा है अर्थ को इंटरनल रूप से कैसे दिखता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए ये हमारे अगर पृथ्वी को, अगर जैसे तरबूजे वगैरह काटते होंगे आप लोग घरों में, वैसे अगर आप तरबूजा जैसे अगर काट के ऐसे निकल दिया जाए तो पृथ्वी पर 3 लेयर पाए जाते हैं। पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, 3 लेयर पाए जाते हैं, जो उनके अलग अलग क्या होता है विशेषताएं होती है। उनके क्या क्या होता है अलग अलग विशेषताएं होती है। कैसे कैसे होता है देखिए, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर है उसे क्या कहता है,
क्रस्ट कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो ऊपर वाला जो लेयर है इसको क्या है, क्रस्ट कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम सबसे ज्यादा पाया जाता है। ध्यान देखिएगा, क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्युमिनियम बहुत ज्यादा पाया जाता है। और ये क्या है, पृथ्वी का सबसे पतला परत कह सकते हैं, सबसे क्या था, थिन क्या है, लेयर इसे कहा जाता है, इसको क्रस्ट को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो क्रस्ट क्या होता है, इसमें सिलिकॉन सबसे ज्यादा पाया जाता है और उसके बाद एल्यूमिनियम ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको कभी कभी सियाल कहा जाता है। क्या कहता है, सियाल। ये क्या होता है, सियाल, यानी यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम ज्यादा पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, और ये जो परत होता है, ये परत क्या होता है, जो हमारे स्थल मंडल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पर क्या होता है, जितने भी एग्रीकल्चर होते हैं ये सब एग्रीकल्चर इसी में होता है। उसके बाद यही पर क्या आता है, जो भी जंगल वन वगैरह है सब यही पे है। जितने भी पहाड़ पर्वत जो भी चीज आप लोग कहिए, पठार, मरुस्थल, महासागर, सब कुछ क्या होता है, इसी पर पाया जाता है, इसी के ऊपर है। इसीलिए क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, टूटते फूटते बहुत ज्यादा है। इसी में भूकंप आते हैं, भूकंप का भी क्या होता है, जो चीज है वो यही से होता है। तो भूकंप वगैरह सब क्या होता है, यही से क्या होता है, इसमें होने लगता है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपर का जो लेयर है उसको क्या कहा जाता है, कास्ट, और उसमें मेनली क्या पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम पाया जाता है। ध्यान दीजिए, उसके बाद का जो क्रास्ट, क्रास्ट के नीचे वाला जो नीचे से जो दिख रहा है, उसमें देखिएगा दो परत और है, मतलब उसमें से एक जो परत है ये, इसको मेंटल कहा जाता है। क्या कहता है, मेंटल कहा जाता है, इसको क्या कहते हैं, मेंटल कहा जाता है। मेंटल भी क्या होता है, एक अपर मेंटल होता है, एक लोअर मेंटल। ये जो है ना, इसको अपर मेंटल कहते हैं, अपर मेंटल, और इसको लोअर मेंटल कहते हैं। इसमें देखिए सबसे ज्यादा क्या सिलिकॉन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको सीमा कहा जाता है, इसको क्या कहता है, सीमा कहा जाता है। जानिएगा, इसको क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, और ज्वाइंट होने का कारण क्या होता है, यहाँ पे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी, यानी बैल्कनो क्या होता है, यहाँ पे पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ज्वालामुखी। समझिए, ज्वालामुखी क्या होता है, देखिए भूकंप ऊपर होता है, ज्वालामुखी क्या होता है, जो भूकंप, अधिकतर भूकंप क्या होता है, यहाँ पे क्रस्ट में होते हैं, और ज्वालामुखी का जो मेन होता है वो क्या होता है, आपके मेंटल में होता है। इसके बाद जो तीसरा लेयर है, जो सबसे निचला लेयर है, इसे आप कोर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर, कोर कहा जाता है। तो कोर में क्या होता है, इसको आउटर कोर कहते हैं और इसको इनर कोर कहते हैं। ये लिक्विड अवस्था में होता है और ये सॉलिड अवस्था में होता है। इसी को क्या होता है, देखिए इसी को क्या है, सेमी लिक्विड एंड सेमी सॉलिड कहता है, सॉलिड कहा जाता है। या इसी का एक नया नाम है प्लाज्मा। इसका नया नाम क्या है, प्लाज्मा। तो ये यहाँ पे क्या होता है, पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में रहता है, ना तो पूरी तरह से ठोस होता है, ना तो पूरी तरह से लिक्विड होता है, ना तो सॉलिड ना तो लिक्विड। इसलिए इसको कौन सा अवस्था कहता है, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। कौन सा अवस्था कहता है, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। यहाँ पे देखिए क्या होता है, निकिल और आयरन ज्यादा पाया जाता है, निकिल और आयरन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीफे कहते हैं, नीफे। निकिल और आयरन क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहता है, नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीफे। देखिए ऊपर वाले भाग को सियोल कहते हैं, बीच वाले भाग को जिसको मेंटल कहते हैं उसको सीमा कहते हैं, और जो आपका कोर है उसको नीफे कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे पाए जाने वाले जो अधिक मात्रा में जो तत्व होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं, उसके नाम पे क्या होता है, यहाँ पे इसको नाम दिया गया है। तो आपका क्रस्ट में को क्या कहते हैं, सियाल कहा जाता है, मेंटल को क्या है, सीमा कहा जाता है, और आपका कोर को क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पे जो निकिल और जो आयरन है, जो फेरस है,
इसके कारण क्या है, यहाँ पे चुंबकीय बल उत्पन्न होता है या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और ये पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र आप लोग जानते हैं, जो वो क्या होता है, यही जो कोर है ना, इसी कोर में ही क्या होता है, आपके मैग्नेटिक फील्ड का डेवलप होता है। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, पूरे पृथ्वी पर चलते रहते हैं। आप लोग जानते हैं कि जो नॉर्थ पोल के आस पास क्या होता है, एक मैग्नेटिक पोल होता है, और साउथ पोल के आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक पोल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक क्या होता है, स्टॉर्म आने लगता है, जिसको चुंबकीय तूफान कहा जाता है। अगर कभी भी चुंबकीय तूफान या पृथ्वी का अगर जो डिसबैलेंस है, अगर डिसबैलेंस हो जाए ना, तो ये क्या है, चुंबकीय जो पोल है ये अपने जगह से हट जाएगा। अगर ऐसे हट जाता है ना, तो जितने भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो सब खराब हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर पृथ्वी का चुंबकीय पोल या चुंबकीय ध्रुव कभी अगर किसी कारण से अगर वो डिसबैलेंस हो जाएंगे, तो जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक सामान यूज करते हैं वो सारे सामान क्या होगा, खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिएगा, हर एक इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान होता है, अधिकांश की बात बोल रहा हूँ, उसमें क्या होता है, चुंबकीय फील्ड होता है। जैसे आप रेडियो चलाते हैं, टीवी चलाते हैं, या जो भी चलाते हैं, उसमें चुंबकीय फील्ड होता है। आप लोग फ्रीक्वेंसी का नाम सुनिए होंगे। जैसे रेडियो चलाते हैं तो उसको जो उसकी घुंडी होते हैं, उसको जब घुमाते हैं ना, तो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है। तो ये फ्रीक्वेंसी क्या होता है, यही जो चुंबकीय फील्ड होता है, इसी से फ्रीक्वेंसी पैदा होता है। ध्यान दीजिएगा, जो चुंबकीय फील्ड होता है ना, इसी से क्या होता है, फ्रीक्वेंसी पैदा होता है। कि तभी ऐसा होता है। नहीं तो क्या होगा, अगर ये चुंबकीय फील्ड अगर जिस दिन खत्म हो जाएगा, तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक जो मोबाइल फोन हो गया, टीवी हो गया, जितने भी चीज हम इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएगा। समझ लीजिएगा, कोई काम में नहीं करेगा। तो इसलिए चुंबकीय फील्ड बहुत जरूरी है। आप लोग, हमारे शरीर में भी देखिए चुंबकीय फील्ड होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इसलिए आप लोगों को बार बार बता रहा कि उत्तर दिशा में सिर करके नहीं सोना चाहिए। क्योंकि जो हमारा चुंबकीय पोल है ना, देखिए ये हमारा जो चुंबकीय पोल है, तो चुंबकीय पोल क्या होता है, ये इसमें जो चुंबकीय फील्ड होता है ना, तो ये नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ कैसा तो मूवमेंट करता रहता है। नॉर्थ से क्या है, साउथ की तरफ मूवमेंट करता रहता है। नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, ये मूवमेंट करता रहता है। ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ क्या होता है, ये मूवमेंट करता रहता है। तो नॉर्थ से शुरू होता है और साउथ की तरफ आके खत्म हो जाता है। इसलिए देखिए, हमारे बॉडी में भी क्या है, चुंबकीय फील्ड है, यानी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड और हमारे बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड अगर एक ही डायरेक्शन पे आ जाएगा, तो हमारा बॉडी काम नहीं करता है। आप लोग जानते हैं, जो रेडियो चलाते हैं हम लोग ना, तो जो ये चुंबकीय फील्ड होता है और जो रेडियो को अलग अलग जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो जब एक जैसे हो जाए ना, तभी क्या होता है, वो चैनल लगता है। हर चैनल का अपना एक फ्रीक्वेंसी होती है। रेडियो हो गया, टीवी हो गया, जो भी आज डिश एंटीना वगैरह जो भी लगाते हैं, या मोबाइल वगैरह होता है, टावर वगैरह जो लगाया जाता है, उस सबका क्या होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उसकी क्या इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। आजकल देखिए 5G 4G 7G 6G शुरू होने वाला है। जितना ये जी आप लोग सुनते हैं, इससे क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ज्यादा होती है। उससे क्या होता है, हम जल्दी क्या होता है, उससे डायरेक्शन को क्या है, कैच कर पाते हैं। तो पृथ्वी में कितने पोल हैं? तो देखिए, पृथ्वी के जो परत है यानी लेयर है, वो 3 लेयर है। सबसे ऊपरी लेयर को क्रस्ट कहते हैं, उसमें जो पाया जाता है सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। दूसरा जो होता है उसको मेंटल कहते हैं, और उसमें क्या होता है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरे जो परत होता है उसको क्या करते हैं, हम ओर कहते हैं, और उसमें क्या होता है, निकिल और क्या पाया जाता है, आपके आयरन पाए जाते हैं, और इसको नीचे कहा जाता है। ठीक है, ऊपरी परत में ही क्या होता है, जल थल जो भी होता है, ये सारे क्या होता है, ऊपरी परत में ही क्या है, पाए जाते हैं, ऊपरी लेयर में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, ये जो परत बने हैं ना, ये ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप के कारण ही बने हैं। ध्यान दीजिएगा,
ये जो परत बने हैं ये किससे कहाँ बने हैं, ज्वालामुखी और भूकंप जो हुआ है। देखिए सबसे ऊपरी जो परत है उसको क्या कहते हैं, क्रस्ट या पपड़ी कहा जाता है। ये 8 से 40 किलोमीटर मोटी होती है। ठीक है, इसकी बनावट क्या होता है, बहुत मुलायम नाजुक, मतलब बहुत सॉफ्ट होता है। ठीक है, और इसका जो कुल आयतन क्या होता है 1% होता है, इसका मास क्या होता है 0.5% होता है। और ये क्या है, समुद्र और महाद्वीपों के नीचे की परत, मोटी परत के रूप में ये पाई जाती है। अभी अभी आपको बताया कि जो महासागर और जो है उसी में क्या होता है, ये पाई जाती है। इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें देखिए इसको सियोल कहा जाता है, सिलिका और एल्यूमिनियम इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसको सियोल भी कहा जाता है। इसकी जो घनत्व होता है इतना होता है, ध्यान दीजिएगा, 3 ग्राम पर सेमी स्क्वायर होता है। और इसमें क्या होता है, जो जलमंडल और भू भू जो क्रस्ट होता है उसके बीच में जो एक कॉन्टिन्यूटी पाई जाती है उसको कॉन्ग्रड कॉन्टिन्यूटी या असततता कहा जाता है। बोला ना कि इसमें क्या घर्षण होते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। दूसरा है मेंटल है। मेंटल क्या है, ये क्या, इसको क्या कहते हैं, ये भूपटली के जो नीचे वाला भाग होता है, आंतरिक वाला भाग होता है, उसको क्या कहते हैं, मेंटल कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, मोहोरोबिच डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। और ये क्या होता है, 2900 किलोमीटर क्या होती है इसकी लंबाई, मतलब चौड़ाई होती है। ठीक है, और ये क्या होता है, जितने आयतन होता है हमारी पृथ्वी का उसका 84% यही होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 67% होता है। इसमें सिलिकॉन और क्या होता है, मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है। अभी आपको पता है कि इसमें सिलिकॉन और क्या होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसलिए इसको क्या है, सीमा कहा जाता है। ध्यान दीजिए, सभी आप लोगों को बता चुका हूँ। इसकी जो घनत्व कितना होता है, ये होता है 3.3 से लेकर 5.4 के बीच में होता है। ठीक है, और ये जो क्रस्ट और मेंटल की जो ऊपरी भाग होता है वो ठोस बना होता है। ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, ठोस होता है। और इसमें क्या होता है, दो डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। आपको बताते हैं दो डिसकॉन्टिन्यूटी पाया जाता है, एक माहो हो गया और एक रिपीटेड डिसकॉन्टिन्यूटी पाई जाती है। तीसरा आपका कोर है। कोर में क्या है, ये सबसे क्या है, गहरी सतह होती है, परत होती है। और इसमें क्या होता है, जो कोर और मेंटल के बीच में, कोर और जहां मेंटल मिलता है उसमें क्या होता है, गुडेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। गुडेनबर्ग असततता पाई जाती है, डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शन वगैरह होते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, निकिल और फेरस पाया जाता है, जिसे नीफे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नीफे कहा जाता है। इसका टोटल जो वॉल्यूम है वो 15% होता है। और द्रव्यमान कितना होता है, 32.5% क्या होता है इसमें, ये पाया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये पाया जाता है। इसका डेंसिटी कितना होता है, 9.5 से लेकर 14.5, सबसे ज्यादा होता है। देखिए इसका डेंसिटी सबसे ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें आयरन होता है। आयरन का आप जानते हैं डेंसिटी बहुत ज्यादा, ठोस जो होता है ना उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है। आयरन का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ये दो भागों में होता है, एक क्या होता है, आंतरिक यानी इनर कोर कहते हैं, और एक कहते हैं आउटर कोर कहते हैं। आप लोग बताओ। और ये क्या, तरल अर्ध तरल अर्ध ठोस बताता हूँ। देखिए ये क्या है, अर्ध तरल और अर्ध ठोस बना हुआ है। तो ये अर्ध तरल और अर्ध ठोस के बने हुए हैं। और इसमें जो अपर और जो लोअर कोर है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, लेममैन डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्या होता है, अपर और लोअर कोर के बीच में है। इसमें देखिए अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसको बताता है सेमी लिक्विड सेमी सॉलिड। इसको आप लोगों को क्या बताता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा भी क्या होता है, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड होता है। तो डेंसिटी ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें फेरस पाया जाता है और निकिल पाया जाता है। ये क्या होता है, ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ होता है। लोहा जानते हैं कि बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला पदार्थ होता है। ठीक है, तो ये जो 3 परत है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन क्या होता है, हमेशा बनते रहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी अगर कोई चीज अगर लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हैं। देखिए ये जो डिसकंटिन्यूटी वाला जो पॉइंट है ना, इनको याद रखिएगा किन के बीच है। जैसे कोर और इसके बीच में कौन सा डिसकंटिन्यूटी है, इन सारे डिसकंटिन्यूटी को आप लोग याद रखिएगा। असततता जिसे कहते हैं। कोर और मेंटल के बीच में कौन सा है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ध्यान, इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। ऊपरी मेंटल और जो
लोअर मेंटल और जो अपर मेंटल है उसको कौन अलग करता है? ये डिसकंटिन्यूटी अलग करता है, उसको याद रखिएगा। ये डिसकंटिन्यूटी याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही क्या होता है, कठिन सवाल बन जाएगा तो यही पूछ लेता है, बोलेगा किनको जोड़ता है। अब नहीं पढ़े होंगे तो बता नहीं पाएंगे, इसलिए इसको क्या है, एक बार आप लोग अगर जो नोट बनाता होंगे उसमें लिख लीजिएगा इसको क्या है, लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये भूल जाएंगे। और इस डिसकंटिन्यूटी को भी हम लोग लिख लीजिएगा। एक डिसकंटिन्यूटी कहाँ है कि जो हमारा क्रास्ट होता है और जो मेंटल होता है उसके बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको ये डिसकंटिन्यूटी कहा। जलमंडल और क्रास्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी होता है उसको क्या कहते हैं, कॉनरॉड डिसकंटिन्यूटी कहा जाता है। ये सारे पॉइंट को क्या है आप लोग याद लिखिएगा और लिख लीजिएगा। तो फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, जो क्रास्ट होता है उसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, और जो मेंटल होता है उसमें सिलिकॉन सिलिका और क्या पाया जाता है, आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। और जो कोर होता है उसमें आपका क्या पाया जाता है, कोर में आपका जो निकिल और फेरस पाया जाता है। निकिल और फेरस किसमें पाया जाता है, कोर में पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पृथ्वी के आंतरिक संरचना। अब देखिए पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी को बहुत ज्यादा पढ़ना है तो हम लोग क्या है, पहले पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल को पढ़ लेंगे। अगले जो क्लास होगा उसमें क्या होता है, हम वायुमंडल को पहले पढ़ेंगे। उसके बाद पृथ्वी पे जितना महासागर है, महाद्वीप है, नदी है, उसके बाद झील है, मरुस्थल है, पठार है, उनको एक साथ पढ़ लेंगे जो हमारा स्थल मंडल में आता है। तो पहले हम लोगों ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को जाना। अब हम देखते हैं पृथ्वी के जो आउटर भाग पार्ट है, पृथ्वी के ऊपरी भाग जो है, ऊपर मतलब वायुमंडल जो है, उसको हम देखेंगे दूसरे क्लास में। तो आप लोग दूसरे क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आप लोग क्या पढ़ेंगे कि जो पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है, वायुमंडल की जो परत है उसको हम पढ़ेंगे। हाँ बताइए, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नहीं है तो आप लोग 10 मिनट बाद ज्वाइन कर लीजिएगा दोबारा।